Hello friends, my name is Shikha Jangra. I am a student of Rashmi ma'am. Thank you so much Rashmi ma'am for giving me this opportunity to share my experience how I clear UGC NET exam under the guidance of you. Thank you so much Rashmi ma'am. एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था 2019 नवंबर में, और मैंने उस वक्त सिर्फ 1 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लिया था, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं मालूम था कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, कैसे हम उसको जो हमारी स्टडी का फ़्लो होता है वो कैसे जाएगा, पता नहीं था। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही मंथ का एक्सपीरियंस करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमीज़ पे। फिर मैंने 1 मंथ में मैंने तलवीर सर को फॉलो किया था। वहाँ से 5-6 यूनिट पेपर 1 की थी, क्योंकि यूट्यूब से उनकी वीडियोस कुछ देख चुकी थी, कुछ टॉपिक वहाँ से कवर किए थे, कुछ टॉपिक अनअकैडमी प्लस से तलवीर सर से कवर किए थे पेपर 1 के, और पेपर 2 के कम्प्लीटली रश्मि मैम को फॉलो किया था। और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि रश्मि मैम इकलौते ऐसे एजुकेटर थे जिन्होंने कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ था, और क्योंकि वो नवंबर था तो उनके कोर्स का एंड चल रहा था, मतलब लास्ट 1 और 2 यूनिट ही बची हुई थी मैम जब करवा रहे थे, तो वो मैं उनकी क्लासेस लाइव लेती थी। तो 1 मंथ में मैंने 2 या हार्डली 3 यूनिट्स ही की थी पेपर 2 की, और 5 या 6 यूनिट्स मैंने पेपर 1 की कर ली थी। क्योंकि पेपर 1 की 5-6 यूनिट इसलिए हो गई थी क्योंकि वो यूट्यूब से भी पहले कवर कर लिया था। फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो ऑब्वियसली क्लियर नहीं होना था, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। ज़ीरो से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो MCA थी वो 2014 में मैं पास आउट हूँ, तो उसके बाद अब 2019 से मैंने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली 5 इयर्स का गैप था, तो कंप्यूटर का C भी मैं भूल चुकी थी, इसलिए मैंने फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। और फिर मैंने रश्मि मैम को वहाँ पे फॉलो करना शुरू किया। अब मैं प्रिपेयर कर रही थी जून 2020 के लिए, तो जो हमारा एग्ज़ाम नवंबर में हुआ, एज़ वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब वो जर्नी जनवरी से लेकर नवंबर तक चली, और मैम की सारी गाइडलाइंस के अंडर में प्रिपरेशन की सारी, और MCQs किए, PYQs किए, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये हो जाता मुझसे, या मतलब मैं कर लेती, प्रैक्टिस भी मैं कर लेती बहुत अच्छे से, पेपर 1 की भी और पेपर 2 के फुल लेंथ मैंने मॉक नहीं दिए थे, जो हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्लासेस लगाते रहते हैं, कंटेंट पढ़ते रहते हैं, और प्रैक्टिस अगर करते हैं तो सिर्फ वही करते हैं जो क्लास में हो रही होती है, या फिर थोड़े बहुत MCQs सोल्व कर लेते हैं। बट फुल लेंथ मॉक जब तक हम नहीं देते हैं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक टाइम मैनेजमेंट कर पाना फाइनल एग्ज़ाम में बहुत टफ टास्क हो जाता है, जो मैंने फेस किया। प्लीज़ आप सब ऐसा मत कीजिए, फुल लेंथ मॉक दीजिए पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। इससे 2 चीज़ें होती हैं, हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, और दूसरी चीज़ हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है, और रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, और फाइनल एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर हम अच्छे से एग्ज़ाम अपना दे देते हैं और अच्छा स्कोर लेकर आते हैं। ऑल्दो अच्छे स्कोर के लिए सबसे ज़्यादा, मैं फिर से बोलूँगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फुल लेंथ पेपर की प्रैक्टिस, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। तो यही है मेन स्ट्रेटजी, नेट के लिए भी और JRF के लिए भी। आप कंटेंट पढ़ो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी इन द सेंस कि आपको मंथ में कितनी यूनिट कवर करनी है, फिर उनको डिवाइड करो वीकली, कि वीक में आप कितना कंटेंट कवर कर पाओगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब आपकी 5-6 यूनिट पेपर 1 से भी और 5-6 यूनिट्स पेपर 2 से भी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए फुल लेंथ पेपर लगाना। अगर अभी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी क्लियर नहीं हुई है, उस टाइम पे अगर कोई मॉक नहीं हो रहा है लाइव, तो डजेंट मैटर, आप प्रीवियस मॉक दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाइए, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल है उसको इम्प्रूव कीजिए, जिससे हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, नॉट बेटर, इनफैक्ट आई मस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्ज़ाम में।
तो यही स्ट्रेटजी है, 100% फुल स्ट्रेटजी यही है नेट और JRF क्लियर करने की। और एक एजुकेटर के मैटर में प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए, और जिन एजुकेटर से आप जो यूनिट कवर कर रहे हैं उनसे वो यूनिट फुली कवर कीजिए। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग का कुछ पार्ट्स आपने रश्मि मैम से किया, कुछ पार्ट किसी और एजुकेटर से किया, इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज़ अपना जो फोकस है वो एक ही एजुकेटर के नोट्स और एक ही एजुकेटर के कंटेंट पे रखिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो ये था मेरा नेट एक्सपीरियंस, जो और जितना मैंने सीखा है, और जो गलतियाँ मैंने लास्ट ईयर की थी, मतलब 2020 में की थी, वो मैं अब नहीं कर रही हूँ। मैं फुल लेंथ पेपर लगाती हूँ रेगुलरली, और क्लासेस भी लगाती हूँ। अगर लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ तो रिकॉर्डिंग देखती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 1 में भी यही चीज़ है, पेपर 2 में भी यही चीज़ है। जब हम फुल लेंथ पेपर लगाते हैं उसके बाद उसकी एनालिसिस ज़रूरी है, वहाँ से मेन पॉइंट नोट कीजिए और कंटेंट को रिवाइज़ करते रहिए। जहाँ पे डाउट आ रहा है स्पेशली वो वाले पॉइंट ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस, बस यही एक फंडा है जिसकी वजह से, जिसके बेस पे हम अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी, जैसे मैंने नेट एग्ज़ाम क्रैक किया। और अब जो PhD एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, क्योंकि मेरा PhD में भी एडमिशन हो चुका है BHU में, तो मैंने एक्चुअली जब नेट क्रैक किया था, जब नेट का रिज़ल्ट आ गया था दिसंबर में, उसके बाद ही रश्मि मैम से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने बोला था कि अब आप रुकना मत, नेट बेस पे भी हम अपने एग्ज़ाम को हम अपने PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और जब हम PhD में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं, और वो कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं जो हमें देखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें PhD के लिए अप्लाई, सबसे मेन पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्यों कर रहे हैं हम PhD में अप्लाई। तो PhD में अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, अब PhD कंपलसरी हो गई है। अगर हम नेट या JRF क्रैक कर लेते हैं और जॉब भी हमें मिल जाती है, तो उस जॉब को कंसिस्टेंट रखने के लिए, मतलब परमानेंट बनाने के लिए, और जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, क्योंकि हमारी जर्नी है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर तक नहीं रुकेगी, हमें आगे एसोसिएट प्रोफेसर भी बनना है और प्रोफेसर भी बनना है। तो उस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए PhD अब कंपलसरी है, तो उसके लिए भी हमें PhD में एडमिशन लेना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रमोट होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी जो पोस्ट है वो हायर लेवल की होती जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट को हमें बताना होगा, समझाना होगा, रिसर्च की इम्पोर्टेंस को बताना होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो रिसर्च बेस पे ही होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ का दौर है। तो ऑब्वियसली बात है न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जब तक एक टीचर को उसकी नॉलेज नहीं होगी ऑब्वियसली वो अपने स्टूडेंट को कैसे बता पाएगा। तो रिसर्च फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि MTech भी मैंने की है। MTech भी मैंने 2018 टू 2020 बैच मेरा पास आउट है MTech का, और उसमें जो 6 मंथ्स की जो रिसर्च एक्सपीरियंस था मेरे पास, मैंने उसी को फॉलो किया PhD एडमिशन में। हाँ सॉरी, अभी हम फर्स्ट स्टेप पे ही हैं। तो PhD क्यों ज़रूरी है, आई थिंक वो आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि PhD में एडमिशन कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। देखो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये पता होना कि जो यूनिवर्सिटीज़ UGC के अंडर है, जिनको एफिलिएशंस मिला हुआ है, हमें वहीं अप्लाई करना चाहिए। वो स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, IITs भी हो सकती है, और हमारे पास जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हो सकती है। डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे। उसके अकॉर्डिंग फिर जब हमें पता चल जाता है कि ऑब्वियसली बात है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़, लोकल यूनिवर्सिटीज़ है, हमें मालूम होता है ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है, और ये UGC के अंडर है, ये एफिलेटेड है और ये एफिलेटेड नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, और कोई भी UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। उसके बाद अब PhD के जब हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो फ्रेंड्स जब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं तो वो एक जो वाउचर होता है वो लॉन्च करते हैं, जिसमें PDF, उस वाली PDF में सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन होता है। हर चीज़ वहाँ एक्सप्लेन होती है कि उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होनी चाहिए, और एंट्रेंस में कितने मार्क्स होंगे, और कौन एंट्रेंस दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। मतलब जैसे नेट JRF वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट ये एग्जैम्प्टेड होता है।
और बाकियों को देना होता है। तो एंट्रेंस के थ्रू भी बच्चे एडमिशन लेते हैं पीएचडी में, नेट के थ्रू भी लेते हैं और ऑब्वियसली बात है जेआरएफ के थ्रू भी लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि उनके कुछ क्वेरीज थी पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो उनमें से एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि क्या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस जो होती हैं वो हमारी मैटर करती हैं। येस, डेफिनेटली मैटर करती हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो जो हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके इंडिविजुअली मार्क्स लगते हैं, इंडिविजुअली पॉइंट वहाँ ऐड होते हैं। और नेट के भी पॉइंट होते हैं इंडिविजुअली, जेआरएफ के भी पॉइंट होते हैं इंडिविजुअली, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है उनके पॉइंट होते हैं, और उसके बाद फिर इंटरव्यू पॉइंट होते हैं, और ऑल ओवर हमारे मार्क्स वहाँ पे काउंट होते हैं और फिर हमारा एडमिशन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब हमने सिलेक्ट कर लिया यूनिवर्सिटीज़ को, उसके बाद हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे जो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंटरव्यू से पहले हमें रिसर्च प्रपोजल के लिए बोलेंगे, हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। एमटेक स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो उनके पास रिसर्च का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होता है वो उसी को एनहेंस करके अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो अपना रिसर्च प्रपोजल, अपनी सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं और वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एमसीए स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ जर्नल्स, कुछ बेसिक्स जर्नल्स हैं, वहाँ पे हमें पेपर्स मिलते हैं, वहाँ से जो करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, करंट जो टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च अभी हो रही है, वहाँ से वो अपना टॉपिक ले सकते हैं। उसके लिए रश्मि मैम ने स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे दी हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स और उन्होंने बताया कि कौन से हमें रिसर्च पेपर्स फॉलो करने चाहिए, कैसे हम उनको फॉलो करके जो नई प्रॉब्लम्स हैं, जो नए रिसर्च टॉपिक्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हम अपना रिसर्च प्रपोजल वहाँ से बना सकते हैं। वो मैम ने कंप्लीट वहाँ पे वीडियो बनाई है, आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिए। जो एमसीए स्टूडेंट हैं वो और एमटेक स्टूडेंट हैं वो अपने रिसर्च प्रपोजल को एनहांस करके अपने पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मेरे पास आया था वो था कि रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है। वो मैंने आपको बताया कि जो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे आईआईटीज़ होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं जो आपको मैंडेटरी करें कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाकर ही लाना है। जो मेरी जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, और जो एमडीयू में जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो वहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं थी रिसर्च प्रपोजल की। तो मैं सिंपली नेट बेस पे अपने जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स थे वो मैं लेकर इंटरव्यू के लिए गई थी। वहीं पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पहले किया हुआ था, और उधर फिर मैंने इंटरव्यू दिया था। और वहाँ पे जो मैंने इंटरव्यू दिया था, और तो उन लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रो जस्ट वो होता है, उसके बाद सेकंड उन्होंने पूछा था कि आपका टॉपिक क्या था एमटेक में, तो मैंने एक्सप्लेन किया था। और नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपने अब मतलब नेक्स्ट जब हम पीएचडी में, क्योंकि हम अब थीसिस बनेंगी ऑब्वियसली, तो उसके लिए आपने कौन कौन से पेपर्स और रिव्यू किए हैं, कौन कौन से रिसर्च पेपर, कौन कौन से रिव्यू पेपर आपने स्टडी किए हैं। तो मैंने 2 पेपर वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे जो मैं ऑलरेडी स्टडी करके गई थी, क्योंकि वो न्यू पेपर थे, वो मेरे सीवी में मेंशन नहीं थे, क्योंकि वो जस्ट मैंने अपनी पीएचडी के लिए स्टडी किए थे। तो मैंने वो 2 पेपर और उनके राइटर और उनकी जो हेडिंग है मेन, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी कि ये मैंने पढ़ा था, दैट्स इट। यही 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। हार्डली 3 और 4 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। बहुत ही कम सीट्स होती हैं, 8 और 10 सीट्स होती हैं, और ओबीसी की वहाँ पे एक ही सीट थी जो शायद मे बी जिनके पास जेआरएफ था उनको मिली थी, तो मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था। बट मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था। और उसके बाद फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एमसीओ और एमटेक इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ये भी मेरी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था। सो इक्विवेलेंट है, बट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि मुझे याद है मैंने एनआईटी देहरादून के लिए भी अप्लाई किया था। तो वहाँ पे
एमटेक और एमसीए इक्विवेलेंट नहीं था। उन लोगों ने, मैंने अप्लाई किया था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सेंड कर दिए थे, बट रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला था कि उनको बीटेक और एमटेक ही चाहिए, उनको एमसीए और एमटेक नहीं चाहिए, उनको बीटेक और एमटेक ही चाहिए, वो उसी को प्रेफरेंस दे रहे थे। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में है ऐसा कि वो इक्विवेलेंट नहीं वो करते हैं दोनों चीज़ों को, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके पास जेआरएफ है तो ऑब्वियसली वो आपको कंसीडर करेंगे। आपको सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगा। और अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो BHU का मेरा एक्सपीरियंस था। वो ऑब्वियसली BHU इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उन्होंने रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी किया हुआ था, तो मेरा जो एमटेक वाले जो सिनॉप्सिस थी मैंने उसी को एनहांस किया था। मेरा टॉपिक क्रिप्टोग्राफी था और क्रिप्टोग्राफी में जो मैंने एमटेक में जो रिसर्च की थी, जो रिसर्च एक्सपीरियंस था, जो रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर जो बनाए थे, वो क्रिप्टोग्राफी में AES और IDS बेस था मेरा, और वो 1 और 2 लेयर पे ही काम कर रहा था जस्ट। तो मैंने उसको एनहांस कर दिया था। जो 1 और 2 लेयर के लिए था, जो हमारी TCP/IP लेयर्स होती हैं, वो 1 और 2 लेयर पे था जो एमटेक वाला था, बट अब मैंने रिसर्च प्रपोजल में उनको एनहांस करके 3 लेयर्स के लिए कर दिया था। और ये सब कुछ मैंने मेंशन किया था कि जो मेरा मेन टॉपिक है वो उसमें जो एमटेक में था, अभी उसी को एनहांस करके मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया था रिसर्च प्रपोजल में। और उसके बाद फिर जब रिसर्च प्रपोजल मैंने सेंड किया था, वहाँ पे कुछ एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो भी उन्होंने मांगे थे, वो भी सब अपलोड किए थे। उन्होंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लिया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया था, ओरिजिनल कॉपी वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड की थी, और अपना रिसर्च प्रपोजल भी मैंने अपलोड किया था। और फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में मुझसे 7-8 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रो ही था। सेकंड क्वेश्चन था कि आपका जो बेसिक इंटरेस्टेड एरिया है वो कौन सा है। ऑब्वियसली मैंने नेटवर्किंग बताया था क्योंकि मैंने एमटेक में उसी का ही एक्सपीरियंस मेरे पास था। फिर उन्होंने मुझसे क्रिप्टोग्राफी की वो पूछी थी, डेफिनेशन पूछी थी, और क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा दोनों पे बेस था, जो बेसिक आइडिया था वो क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा से ही लिया गया था, रिसर्च प्रपोजल में भी मेंशन किया था। तो उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा था, बिग डाटा क्या होता है ये क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद वो लेयर्स जिन पे मैंने क्रिप्टोग्राफी में अप्लाई करने वाली थी, IDS और AES को एनहांस करके, तो उन्होंने उन एप्लीकेशंस लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स मुझसे पूछे थे। DHCP की फुल फॉर्म पूछी थी, और कुछ और प्रोटोकॉल्स थे उनके बीच का डिफरेंस पूछा था, और पूछा था कि सिक्योरिटी जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या चीज़ माइंड में आती है हमारे, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ही हमारे माइंड में आती है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से 7-8 क्वेश्चंस थे उनके, और इंटरव्यू अच्छा गया था, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि 70-80% लग रहा था कि होना चाहिए एडमिशन। और क्योंकि BHU में सीट्स भी 22 थी, 16 सीट्स थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नेट और JRF क्वालिफाई थे, और बाकी सीट्स थी उनके लिए, टोटल 22 थी, बाकी सीट्स थी उनके लिए जो एंट्रेंस बेस पे वहाँ पे एडमिशन पा सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा PhD का। और फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फर्स्टली मैंने रश्मि मैम को इन्फॉर्म किया, और रश्मि मैम ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सब बच्चों को इन्फॉर्म किया। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला अब आप स्ट्रेस फ्री हो गए हो बिल्कुल। ये सिर्फ़ और सिर्फ रश्मि मैम की वजह से था, क्योंकि रश्मि मैम ने बहुत मोटिवेट किया था कि नेट क्रैक होने के बाद JRF का वेट मत करना, बिल्कुल भी मत करना, अप्लाई करते रहना। इसीलिए जब मैं जनवरी में, क्योंकि दिसंबर में रिज़ल्ट आ गया था नेट का, और मैंने जनवरी में ही MDU में अप्लाई किया था, वहाँ पे नहीं हुआ था। फिर मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, येस आई रिमेंबर, तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है।
वहाँ भी वहाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, वहाँ भी मैं मतलब नहीं क्रैक कर पाई थी इंटरव्यू। और उन्होंने भी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे कि थ्रेड क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे। बट मैं बहुत नर्वस हो गई थी, तो मैं नहीं अच्छे से कर पाई थी, मतलब अपना 100% मैं नहीं दे पाई थी वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने NIT में अप्लाई किया। वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, एप्लीकेशन फॉर्म में रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने BTech और MTech मांगा हुआ था। और फिर उसके बाद फाइनली मैंने BHU के लिए अप्लाई किया, और फाइनली आई गॉट एडमिशन इन PhD इन BHU, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ रश्मि मैम ओनली। उनकी गाइडेंस के अंडर में और उनके मोटिवेशन के, स्पेशली उन्होंने मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया था कि रुकना नहीं, हमें ट्राई करते रहना है। 2-3 जगह से रिजेक्ट हुए हो कोई बात नहीं, बट होगा, ज़रूर होगा। और थैंक यू सो मच रश्मि मैम। एंड मुझे कुछ फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलना है जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और जो रश्मि मैम के ही स्टूडेंट है, इनफैक्ट बेस्ट स्टूडेंट है मिनी मैम, जिनका लास्ट 2020 में JRF हुआ है, जिनका किरण भारद्वाज मैम, उन्होंने भी मैम के अंडर में अपना नेट क्लियर किया है। और बबलू सर, उनका भी नेट क्वालिफाई हुआ है 2020 में ही। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, हमेशा मुझे गाइडेंस देने के लिए, हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फरीन मैम, थैंक यू रितु मैम, ये सब स्टूडेंट्स हैं रश्मि मैम के। और मेरी इस जर्नी में इन सब का बहुत बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। क्योंकि 2014 के बाद 2019 में मतलब फोकस करना, फुल फोकस के साथ स्टडी करना, ऑल्दो 2018 में MTech स्टार्ट कर दी थी, बट फिर भी जो फोकस हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अनअकैडमी पे वो एनवायरनमेंट मुझे मिला जो रश्मि मैम ने मुझे दिया, और मेरे फ्रेंड्स जो रश्मि मैम के स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप मेरा एक्सपीरियंस आप सब लोगों की बहुत हेल्प करेगा। और अगर फिर भी अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में, तो प्लीज़ आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय मैम।